जैसा कि आप सभी लोगों को पिछली बार बताया गया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन बढ़ाने के बारे में, आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन बढ़ाने के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले वाक्य किस तरह के होते हैं और उनका ट्रांसलेशन कैसे बनता है। जैसे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जैसा कि पिछली बार लिखाया गया था, बताया गया था, तो उसमें सिर्फ नहीं जोड़ना है और अंग्रेजी में सिर्फ नॉट जोड़ना है। जैसे मोहन बस के द्वारा घर नहीं जा रहा है। दूसरा, मैं खट्टी दही नहीं खा रहा हूं। और जैसा कि आप लोगों को बताया था कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे नहीं आता है, लेकिन अगर ऐसे वाक्यों से किसी कार्य या घटना का वर्तमान काल में लगातार अनिश्चित समय तक जारी रहने का बोध होता है तो इस प्रकार के वाक्य भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ही वाक्य कहलाते हैं। तो उनका निगेटिव कैसे बनता है, जबकि उसके अफर्मेटिव के बारे में पिछली बार बताया जा चुका है। मैं दरवाजे पर नहीं खड़ा हूं। अब इस प्रकार के वाक्यों का जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या होता है उसको लिखते हैं, और जैसे ही प्रेजेंट टेंस खत्म होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, तो पूरे प्रेजेंट का एक आपका हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बनेगा जिसमें किस कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। तो उन चारों पार्टों का बनेगा, इंडेफिनिट का, कंटीन्यूअस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो ये चार पार्ट होते हैं उसके बारे में आगे बताए जाएंगे। तो फिर इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। सरलता से समझने के लिए इसको नंबरिंग कर देते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। सबसे पहले इसका मोहन बस के द्वारा घर नहीं जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ रूल, अब इसके हिसाब से बनाते हैं। पहले नंबर पे क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। नंबर 2 पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब।
क्योंकि कर्ता ही वचन है तो इसका हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, जा रहा है, जाने का अंग्रेजी गो। उसके बाद क्या है, आईएनजी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, घर। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, बस के द्वारा। उसके बाद फुल स्टॉप। मोहन इज नॉट गोइंग टू हाउस बाई बस। मोहन बस के द्वारा घर नहीं जा रहा है। ट्रांसलेशन इज रेडी नाउ। जब आपको स्ट्रक्चर आप सही से सेट करने आ जाएगा वाक्यों में, तो ये छोटे छोटे ट्रांसलेशन क्या आप आसानी से डिफिकल्ट समरी भी, हिंदी का समरी हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लें। लेकिन उसका मेकिंग रूल याद होना चाहिए आपको, और शब्दों को कैसे क्रम से जोड़ा जाता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ रूल कैसे जोड़ा जाता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 2 है, ये रहा पहला और ये रहा सेकंड। मैं खट्टी दही नहीं खा रहा हूं। फिर इसी के अनुसार बनाएंगे। नंबर 1 पे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, मैं की अंग्रेजी होती है आई। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, लगेगा आई के साथ एम। नंबर 3 पे क्या है, नॉट। नंबर 4 पे क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, खा रहा हूं, खाने का अंग्रेजी हो जाएगा सॉरी इट। उसके बाद क्या है, आईएनजी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, खट्टी दही, तो हो जाएगा खट्टी दही का SOUR, सावर, CURD, सावर कर्ड। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड इस वाक्य में है ही नहीं। उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप। आई एम नॉट ईटिंग सावर कर्ड। अब यहाँ आईएनजी जोड़ने के हिसाब से आप कहेंगे यहाँ डबल नहीं हुआ, तो वर्ब में जब एक से अधिक वावेल होते हैं तो लास्ट लेटर डबल नहीं होता। दूसरी बात है और जान लीजिए, कभी आप पूछेंगे सर यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं होगा, जैसे दो का प्रयोग क्यों नहीं होगा, द सावर कर्ड क्यों नहीं लिखेंगे, तो जहां पे आदत संबंधी बात होती है, आदत संबंधी क्रिया लगती है, तो उसके साथ आने वाले ऑब्जेक्ट के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, ये हमेशा याद रखेंगे। नंबर 3 है, मैं दरवाजे पर नहीं खड़ा हूं, तो फिर हो जाएगा यही चीज, मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम। उसके बाद नॉट। अब इसी को देखकर फटाफट लिखते चले जाएंगे। अब दरवाजे पर नहीं खड़ा हूं, उसके बाद आई एम नॉट स्टैंड, वर्ब क्या है, खड़ा हूं, तो हो जाएगा STAND। उसके बाद आईएनजी जोड़ना है। अब आप कहेंगे सर यहां तो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, एक ही वावेल है, तो यहां क्यों ना डबल हुआ, तो अगर वावेल के बाद डबल कॉन्सोनेंट लास्ट में आते हैं तो डबल नहीं होता, ये भी जान लीजिए। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दरवाजे पर, तो हो जाएगा एट द डोर। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड जो इसमें है नहीं, उसके बाद फुल स्टॉप। आप सोचते होंगे पर या ऊपर की अंग्रेजी तो आन होती है, अपान होती है, अप होता है, तो यहां पे एट का प्रयोग कहां से आ गया, तो ये भी नहीं हमने याद रखी, इसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। ऐसी स्थिति जहां पर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर नहीं पाई जाती है,
लेकिन वाक्यों के भाव से यह पता चलता है कि वह वस्तु उस वस्तु के ऊपर है। तो वहां पर या ऊपर के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कहता है गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है, तो कोई गाड़ी जाके स्टेशन की छत पे खड़ी नहीं होती, उसके बगल में रेलवे ट्रैक पे खड़ी होती है। लेकिन वहां पर या ऊपर की बात आती है तो हमेशा याद रखेंगे जहां पर ऐसी स्थिति हो, ऐसा बोध होता हो कि कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर खड़ा न होकर के कहीं और खड़ा है और वहां पे उसके ऊपर खड़े होने की बात आती है, बोध होता है, वहां पर या ऊपर के लिए एट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए कि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस बनाना कितना आसान है। और एक चीज याद रखेंगे कि यह वाक्य चाहे अफर्मेटिव में हो, निगेटिव में हो, इंटरोगेटिव का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वाक्य हो, वर्ब में आईएनजी अवश्य जोड़ा जाता है, इसका कोई फॉर्म चेंज नहीं होता। और इसके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम समाप्त होता है। थैंक्स।